नमस्कार दोस्तों। यूपीएससी के लिए टॉप 300 की सीरीज़ चल रही है और इसमें हमारा अगला टॉपिक है खिलाफत और असहयोग आंदोलन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से यूपीएससी ने पहले भी प्रश्न पूछे हैं। चलिए एक कहानी के तौर पर देखते हैं। जहाँ भी इंपॉर्टेंट बातें हैं मैं आपको बताऊंगा कि इस पर विशेष रूप से ध्यान दीजिए, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। ठीक, देखिए स्क्रिप्ट थोड़ी सी लंबी है लेकिन काम की चीज़ है, बड़ा मज़ा आएगा। कहानी है, देखिए जन आंदोलन की बात करें तो 1919 से लेकर के 1922 इस दौरान ख़ास तौर से ये दो आंदोलन चले थे। और अभी कौन सा चल रहा है? साल 2022। इतिहास में इस तरह से देखने की बहुत ज़रूरत होती है कि कुछ घटनाएं ऐसी हैं जिनके 75 साल पूरे हुए, 100 साल पूरे हुए, 200 साल पूरे हुए, वहाँ से यूपीएससी क्वेश्चंस पूछती है। हो सकता है कि इस साल यहाँ से प्रश्न आए, इसीलिए ध्यान से समझिए। ठीक, अब देखिए ये जो आंदोलन थे दोनों, इनके मुद्दे अलग अलग थे। अलग अलग मुद्दों को लेकर के ये अहिंसात्मक आंदोलन शुरू किया गया था। बाद में आगे चल कर के थोड़ी सी हिंसा हुई, हम सब समझेंगे आगे। ठीक, यहाँ देखिए इस अवधि में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का एकीकरण देखा गया। इन दोनों पार्टियों के संयुक्त प्रयास के तहत कई राजनीतिक प्रदर्शन आयोजित किए गए। ये एक पृष्ठभूमि है, एक बैकग्राउंड है कि इस दौरान मुस्लिम लीग और कांग्रेस इन दोनों ने मिल कर के आंदोलन चलाए। और जो बंटवारा था समाज में हिंदू मुस्लिम को लेकर के, थोड़े समय के लिए सही एक हो गया था, लोग एक हो गए थे, अंग्रेज़ों के खिलाफ हो गए थे। मेंस में यहाँ से प्रश्न बनता है। यह टॉपिक मुख्य परीक्षा में भी आपकी बहुत मदद करेगा, इसी हिसाब से तैयार किया गया। बहुत सारी चीज़ें आपको मेंस के लिए मदद करेंगी। अब देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कहानी में। यहाँ बढ़ते हैं कि पहले कारण जान लिया जाए, क्यों ये दोनों आंदोलन हुए, कारण क्या थे। एक एक करके सरकार ने जो काम किए थे, अभी पिछले वीडियो में हमने देखा रॉलेट एक्ट आया था, कितने खतरनाक उसके प्रावधान थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, ये भी हमने पढ़ लिया। ये कारण बहुत ही खतरनाक, मतलब कह सकते हैं कि सबसे मेन कारण शुरुआत करने के लिए ये कारण थे, क्योंकि ऐसी घटनाएं अभी हाल ही फिलहाल में हुई थी। आगे देखिए ये हंटर आयोग आया था, वहीं जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, हमने पढ़ा ना हंटर आयोग। तो हंटर आयोग ने भी कुछ खास ऐसा फैसला नहीं किया कि जिसने जनरल डायर ने इतना क्रूरतापूर्ण कार्य किया है उसको कोई कठोर कार्रवाई उसके खिलाफ की जाए। बस नॉर्मल सी बातें कही गई, इससे भी लोग संतुष्ट नहीं थे। ठीक है, आगे चलते हैं। और कौन से कारण थे? देखिए एक प्रश्न ये बन सकता है कि खिलाफत और असहयोग आंदोलन किन कारणों से शुरू किए गए। स्टेटमेंट 3-4 दे दिए जा सकते हैं। अब उसमें से आपको पहचानना है। कैसे पहचानेंगे? जब आप ये सारी चीज़ें देखेंगे, पढ़ेंगे। वहाँ देखिए ब्रिटिश संसद का एक जो है, एक मिनट, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, वहाँ पे जैसे हमारे यहाँ क्या है, राज्यसभा है ना, लोकसभा राज्यसभा, वैसे ही हाउस ऑफ लॉर्ड्स है। और वो इसको कहते हैं राज्यसभा से तुलना कर सकते हैं आप। तो क्या हुआ कि वहाँ पे जलियांवाला बाग हत्याकांड को लेकर के जनरल डायर की कार्रवाई को उचित ठहराया गया कि चलो इसने जो किया है बढ़िया ही किया है, और हमारे यहाँ लोग गुस्सा हो गए। ठीक, अच्छा एक और कारण देखिए, असंतुष्ट भारतीय। मतलब क्या कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया था, 1919 की बात है। उसमें क्या हुआ कि व्यवस्था की गई कैसे सरकार में भारतीयों को शामिल किया जाए, ये सारी चीज़ें थीं। लेकिन उस तरह से नहीं, उतना संतोषजनक काम नहीं किया गया था जितना कि होना चाहिए। जितनी उम्मीद की जा रही थी भारतीयों के द्वारा कि वर्ल्ड वार ख़त्म हो गया, सरकार का साथ दिया था हमने। गांधी जी ने भी कहा था कि हमें साथ देना चाहिए, कांग्रेस ने भी सपोर्ट किया था फर्स्ट वर्ल्ड वार में। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जो सुधार आए उसमें हमारी उम्मीदों के अनुसार चीज़ें नहीं हुई, तो लोग उससे भी संतुष्ट नहीं थे। समझ रहे हैं? स्वशासन की मांग बढ़ रही थी, डोमिनियन की मांग बढ़ रही थी, आज़ादी की मांग बढ़ रही थी। तो ये सारी चीज़ें इसमें उस तरह के प्रावधान नहीं थे। और एक और बात, कारण देखिए, आर्थिक कठिनाइयाँ भी थीं। क्यों नहीं होंगी? कहीं भी किसी भी देश में अगर युद्ध हो जाता है तो कई तरह की आर्थिक कठिनाइयाँ होती हैं, वो सिंपल सी बात है, आप आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है, और आर्थिक कठिनाई सिर्फ एक वर्ग में नहीं थी, समाज के हर वर्ग में थी। अब देखिए ये तो असहयोग आंदोलन के लिए कुछ कारण हो गए। खिलाफत वाला मामला एक अलग बात है। उस समय क्या हुआ था, देखिए मैं कहानी एक बार पढ़ के ऐसे वैसे ही सुना देता हूँ। बात सिर्फ इतनी सी है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार जब हो रहा था तो जिस खेमे में ब्रिटेन था, ठीक, उसके खिलाफ तुर्की ने काम किया, तुर्की दूसरे खेमे में चला गया था। यही कहानी थी। बाकी जब जो खेमा जीता फर्स्ट वर्ल्ड वार, उसमें ब्रिटेन था, जो हारा उसमें तुर्की था। अब इन्होंने उससे बदला ले लिया
और जो बदला लिया उससे भारत में जो मुसलमान थे वो संतुष्ट नहीं थे और इसीलिए खिलाफत आंदोलन चला भारत में। देखिए क्या है मामला। अंग्रेज़ों के खिलाफ तुर्की का गठबंधन हुआ था। किसके साथ? अभी आगे यहाँ लिखा होगा। भारत सहित विश्व भर के मुसलमान तुर्की सुल्तान को, वहाँ के जो सुल्तान थे उनको अपना आध्यात्मिक नेता मानते थे, खलीफा मानते थे। ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान तुर्की ने जर्मनी और ऑस्ट्रिया के साथ गठबंधन कर लिया था कि हम तुम्हारे साथ हैं। ध्यान दीजिए। लेकिन हुआ क्या आगे चल के, यहाँ देखिए। भारतीय मुसलमानों ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इस विश्वास के साथ ब्रिटिश सरकार का समर्थन किया था कि तुर्की साम्राज्य के पवित्र स्थान खलीफा को दे दिए जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, हमारे यहाँ के लोगों ने प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेज़ों की सहायता की थी, हिंदू मुसलमान सब ने। हालांकि प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की साम्राज्य को बांट दिया गया, विभाजित हो गया, तुर्की को अलग अलग कर दिया गया और खलीफा की जो सत्ता थी, जो मुसलमानों के आध्यात्मिक गुरु थे, उसे हटा दिया गया, खलीफा को हटा दिया गया। अब देखिए कहानी इससे आगे बढ़ती है। इससे मुसलमान नाराज़ हो गए तथा इसे खलीफा का अपमान माना और अली भाइयों ने, दो भाई थे, शौकत अली और मोहम्मद अली, इन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ खिलाफत आंदोलन शुरू कर दिया। अब देखिए प्रश्न कैसे बन सकते हैं, कहानी तो समझ में आ गई। प्रश्न यहाँ से बन सकता है, ये जो नाम है दो, शौकत अली और मोहम्मद अली, यहाँ से फैक्चुअल क्वेश्चन बन सकता है, बना भी है पीसीएस में। और कंसेप्चुअल क्वेश्चन ये बन सकता है कि कहानी क्या थी, तुर्की ने किसका साथ दिया था, जो खिलाफत का मुद्दा था, खलीफा का मुद्दा था, वो क्या था। ये सारी बातें आपको समझ में आनी चाहिए। अब ये जो आंदोलन है, अगर सेपरेट सिर्फ खिलाफत आंदोलन की बात करें तो 1919 से लेकर के 1924 के बीच में चला था। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक समझने वाली बात, दोनों आंदोलन असहयोग और खिलाफत मर्ज हुए थे, साथ में चले थे, लेकिन असहयोग आंदोलन पहले ही ख़त्म हो गया था, अभी हम देखेंगे। और आगे चल के 2024 तक चला था खिलाफत का आंदोलन, उस समय जाके वो ख़त्म हुआ था। सारी बातें आगे भी पता चलेंगी। अब देखिए थोड़ा सा प्रश्न के बारे में यहाँ से जान लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है खिलाफत समिति के बारे में। 1919 की शुरुआत में अली बंधुओं ने, ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, अजमल खान और हसरत मोहानी के नेतृत्व में अखिल भारतीय खिलाफत समिति का गठन किया। सीधा सा प्रश्न पूछा जा सकता है कि इसमें कौन मेंबर थे। ठीक है, इस तरह से जब मैं बातें करूँ ना, तो आप ये मत समझिए कि बस यूपीएससी सीधा इसे पूछ देगी कि इसके कितने मेंबर थे, कौन मेंबर थे। घुमा फिरा के पूछ सकती है यूपीएससी। हो सकता है कि किसी और का नाम दे दे और एक स्टेटमेंट बना दे कि फला व्यक्ति इसमें शामिल थे, एक मेंबर थे, तो आप कैसे जानेंगे कि उसमें थे कि नहीं थे। ठीक है ना। अच्छा, तथा ब्रिटिश सरकार को तुर्की के प्रति अपना रवैया बदलने के लिए मजबूर किया जा सके, ये इनका मकसद था। ओके, अच्छा, इस प्रकार देशव्यापी एक आंदोलन का आधार बनाया गया। ये सारी बातें हैं। अब थोड़ा ऊपर बढ़ते हैं, यहाँ देखिए आगे। नवंबर में 1919 में दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन आयोजित किया गया, सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें ब्रिटिश सामानों के बहिष्कार का आह्वान किया गया। यहाँ से फिर अच्छे से शुरुआत हो गई। अब देखिए भारतीय मुसलमानों की मांगें क्या थी, अभी मैंने बता दिया है। थोड़ा सा यहाँ पे एक एक करके देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि खिलाफत में भारतीय मुसलमान क्या चाहते थे इस आंदोलन के दौरान। पहली बात कि मुस्लिम पवित्र स्थानों पर खलीफत का जो नियंत्रण है वो बरकरार रखा जाए, और दूसरी बात जो क्षेत्रीय व्यवस्था है उसके बाद खलीफा को पर्याप्त क्षेत्र दिए जाने चाहिए। अभी हमने देखा ना कि तुर्की को बांट दिया गया था, खलीफा का पद हटा दिया गया था, इसी से रिलेटेड इनकी मांगें थी। अब आइए इधर, कांग्रेस का क्या रुख था। देखिए गांधी जी चाहते थे, ये पूरी बात मैं कहानी के तौर पे समझा देता हूँ। गांधी जी चाहते थे कि खिलाफत और असहयोग तो शुरू करने ही वाले हैं, इन दोनों को एक साथ लेके चला जाए। शुरू में कांग्रेस इसके पक्ष में नहीं थी, बाद में जाके कांग्रेस ने कहा कि ठीक है साथ में चलते हैं। यही सारी बातें यहाँ तक लिखी हैं, तो मैं सीधे यहाँ पे इधर आ जाता हूँ। मुस्लिम लीग ने भी राजनीतिक सवालों पर कांग्रेस और उसके आंदोलन को पूर्ण समर्थन देने का फैसला किया। जब कांग्रेस ने कहा कि ठीक है हम भी आपके साथ हैं, तो मुस्लिम लीग ने कहा कि हम भी आपके साथ हैं, जो असहयोग आंदोलन चल रहा है हम उसका समर्थन करेंगे। ठीक है जी। अब देखिए, अब इन दोनों को हमने साथ कर लिया, असहयोग और खिलाफत साथ हो गए। गांधी जी की भूमिका के बारे में आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि असली मेन लीडर यही थे इसमें। ठीक है, गांधी जी
आंदोलन की शुरुआत करते हैं। क्या लिखा है यहाँ पे? असहयोग आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ गांधी जी, हाँ गांधी जी ने इसकी शुरुआत की थी, सीधी सी बात ये। ठीक, अब देखिए, ये तो सिंपल सी बात है कि गांधी जी के बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड है कि कब वो वहाँ भारत लौट आए थे अफ्रीका से, और इन्होंने क्या क्या किया था। इस समय जो है खेड़ा का आंदोलन था, चंपारण का आंदोलन था, अहमदाबाद के किसानों के साथ खड़े थे। इसके बारे में अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। ये सारी चीज़ें इन्होंने की थी, इनकी एक अच्छी खासी छवि बन चुकी थी देश में, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। इसकी शुरुआत कैसे होती है? हत्याकांड में दमनकारी कार्रवाइयों और उचित, कहाँ गया, कार्रवाइयों और उचित न होने पर गांधी जी ने कहा, यहाँ पे एक स्टेटमेंट पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय सम्मान की पुष्टि करने और भविष्य में गलतियों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए एकमात्र प्रभावी साधन स्वराज की स्थापना है, और स्वराज की स्थापना के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आंदोलन करना पड़ेगा। इन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि 1 साल तक अगर अच्छे से आंदोलन कर दिया जाए तो हमें आज़ादी मिल जाएगी। ठीक है, और नतीजा ये हुआ कि 1 अगस्त 1901 सेकेंड, हाँ जी, तो 1 अगस्त 1919 को गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन की घोषणा कर दी गई। यह डेट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 2021 में इस तरह से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, और इसे खिलाफत आंदोलन के साथ शुरू किया गया। ये गांधी जी की कहानी थी। खिलाफत आंदोलन के लिए हमने अलग से कहानी शुरू की, देखी, और 1 अगस्त को साथ ही साथ इन्होंने, गांधी जी ने शुरुआत कर दिया असहयोग आंदोलन की। बाकी सिंपल सी बातें हैं। यहाँ से जो प्रश्न आएंगे वो आप कॉमन सेंस के आधार पर कर सकते हैं। आगे अभी देखिए, जैसे आंदोलन के दौरान क्या कार्यक्रम हुए थे, मैं सीधा सीधा आपको बता देता हूँ कि अहिंसा के संदेश का प्रचार किया गया। अहिंसात्मक तरीके से हम विरोध करेंगे। ठीक है, गांधी जी ने अली बंधुओं के साथ राष्ट्रीय एकता का प्रसार करने और सरकार के साथ असहयोग करने का संदेश प्रचार करने के लिए व्यापक दौरे किए देश में, अलग अलग हिस्सों में। अब देखिए, ब्रिटिश उपाधियों और वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। ठीक, अभी जलियांवाला बाग हत्याकांड पड़ा था हमने, उसमें भी देखा इस तरह की घटनाएं हुई थी। लोगों ने क्या किया, जो विदेशी कपड़े हैं उनकी सार्वजनिक होली जलाई, उनको जो है उनका भी बहिष्कार किया गया। अच्छा, स्वदेशी चीज़ों का प्रचार किया गया कि जो हमारे देश में चीज़ें बन रही है हम उन्हीं का इस्तेमाल करेंगे। इस तरह की भावना की शुरुआत वहीं से हो गई थी अच्छे से, जब बंगाल का विभाजन किया गया और स्वदेशी आंदोलन चला था। ये हमने देखा था वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देखिए। ठीक है, अच्छा, चरखा को जो है काफ़ी बढ़ावा दिया गया। जैसे हमारे यहाँ भी कभी कभी ऐसा होता है कि भारतीय चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। अभी जैसे चाइना के साथ भारत की लड़ाई जैसी सिचुएशन हो गई थी पिछले सालों में, तो हमने क्या किया था कि चाइना की चीज़ों का बाइकाट करना शुरू कर दिया था। तो उस समय चरखा एक बहुत बढ़िया प्रतीक था। ठीक है, तो इसको भी एक सम्मान के तौर पे अपनाया गया और हर किसी ने, हर भारतीय ने इसे जो है प्रमोट किया। अच्छा, लोगों की प्रतिक्रिया कैसी रही उस समय, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। लेकिन आप थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगाएंगे ना तो आप अच्छे से समझ जाएंगे कि हाँ इसमें क्या हुआ था। छात्रों ने बहुत अच्छे से भागीदारी की थी, मध्यम वर्ग की महिलाओं ने भी इसमें भाग लिया था। ठीक है, व्यवसायिक वर्ग ने भी इसमें समर्थन किया था। इनफैक्ट आगे जब आप पढ़ेंगे, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन और अगर असहयोग आंदोलन की बात करें, दोनों की तुलना करें, जो अभी हम पढ़ रहे हैं ना, ये असहयोग आंदोलन है, और आगे जो 1930-31 के आसपास सविनय अवज्ञा आंदोलन है। तो जब इनमें भागीदारी की बात करेंगे ना, तो हमेशा एक बात कॉमन ध्यान रखिएगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में लोगों की भागीदारी उतनी ज़्यादा नहीं रही थी जितना कि अभी रही थी। जिसको हम पढ़ रहे हैं ना, हर वर्ग के लोग इसमें शामिल थे, व्यापक स्तर पर शामिल थे, क्योंकि इस समय ज़्यादा जोश था। गांधी जी ने कह दिए थे कि अच्छे से हम आंदोलन करेंगे तो 1 साल के अंदर आज़ाद हो जाएंगे, बहुत सारी बातें थी। लेकिन आंदोलन स्थगित कर दिया गया था। तो आगे चल के जब सविनय अवज्ञा शुरू हुआ तो उतने ज़्यादा लोग उसमें शामिल नहीं हो पाए थे, हालांकि वो भी बहुत बड़ा ही व्यापक आंदोलन था। ठीक है, ये अंतर हमेशा याद रखिएगा। बाकी चीज़ें वही हैं कि हर वर्ग के लोगों ने इसमें साथ दिया था। ठीक, अब देखिए, महिलाओं ने भी इसमें भाग लिया। बाकी वहीं शराब की दुकानों पर धरना देना, जो है विदेशी कपड़ों को जलाना, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल थी। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। एक फंड बनाया गया था। ठीक है, जो बाल गंगाधर तिलक थे उनकी पहली पुण्यतिथि पर उनकी श्रद्धांजलि के लिए एक फंड बनाया गया। क्या है भाई? 1 करोड़ रुपए इसमें, इसका लक्ष्य था कि हम 1 करोड़ रुपए जो है इसके तहत एकत्र करेंगे आंदोलन को सुचारू रखने के लिए। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है।
बाकी आंदोलन चल रहे थे, आप वैसे भी दिमाग लगाएंगे कि सरकार की प्रतिक्रिया क्या हो सकती है। तो सरकार उस समय क्या करती थी, बहाना ढूंढती थी हिंसा करने के, गोलियां चलाने के बहाने ढूंढती थी। तो ये सारी चीज़ें सरकार ने किया, बखूबी किया, अच्छे से किया। और कांग्रेस तथा खिलाफत स्वयं सेवी संगठनों को गैर कानूनी और अवैध घोषित कर दिया गया, जो कि स्वाभाविक है, हो ही जाना था, ऐसा सरकार करती रहती थी। अच्छा, सार्वजनिक सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया और गांधी जी को छोड़कर अधिकांश नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में गांधी जी भी गिरफ्तार हुए थे। ठीक है चलिए, अब देखिए एक टेक्निकल चीज़ यहाँ, टेक्निकल क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इन चीज़ों पे हमारा ध्यान सामान्य तौर पर नहीं जाता, क्योंकि अभी तक हम कहानी पढ़ रहे थे और एक जगह मैंने बस बताया था अली बंधुओं के बारे में। कुछ और नाम हैं जहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। कौन कौन से व्यक्ति इससे जुड़े थे, इन नामों को आप ध्यान रखेंगे। इस तरह के प्रश्न अक्सर आते हैं। ठीक है, चाहे वो स्टेटमेंट में हो, चाहे सीधे फैक्ट पूछ लिया जाए। सी राजगोपालाचारी, वल्लभ भाई पटेल, गोप बंधु दास, अजमल खान, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, ये लोग इसमें शामिल थे। काफ़ी फेमस पर्सनालिटीज़ हैं, आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो। अच्छा, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास भी अपना कानूनी पेशा छोड़ करके इसमें शामिल हो गए थे। ठीक है, इन्होंने आगे चल के एक पार्टी बनाई थी, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी ने उसमें क्वेश्चन पूछा है। अच्छा, अब हम बात करते हैं असहयोग आंदोलन को वापस कैसे लिया गया, क्या हुआ था। यहाँ से क्वेश्चन पीसीएस में बहुत बार आए हैं, यूपीएससी ने भी कई बार पूछा है। क्या हुआ कि फरवरी का महीना था, 1922 की बात है। उत्तर प्रदेश में एक जगह है चौरी चौरा, एक ट्रेन भी चलती है चौरी चौरा एक्सप्रेस, अगर आप इधर यूपी के आसपास रहते हैं तो आपको पता है। ठीक है, वहाँ पे क्या हुआ कि आंदोलनकारी जा रहे थे और थोड़ी सी झड़प हो गई। एक थाना था, तो पुलिस वालों के बीच में, इनके बीच में झड़प हुई। अब ये गुस्से में क्या हुआ कि उनको जेल में ही बंद करके आग उग लगा दिया और 22 पुलिसकर्मी मर गए। ठीक है, कुछ इस तरह की घटना थी। तो गांधी जी को बड़ा दुख हुआ। गांधी जी ने कहा कि हम अहिंसा के रास्ते पे चलने वाले व्यक्ति हैं, हिंसा हम स्वीकार नहीं कर सकते, और उन्होंने वापस ले लिया। हालांकि जब हम पढ़ेंगे मेंस के लिए ना इसी चीज़ को, कि संघर्ष विराम संघर्ष की नीति क्या थी गांधी जी की, तब आपको समझ में आएगा कि गांधी जी कितने चालाक आदमी थे, कैसी चीज़ों को लेकर के चलते थे। जैसे सीधी सी बात है, गांधी जी को अच्छे से पता था कि अगर हम हिंसा पे उतारू हो जाएंगे तो हमारे पास ना ट्रेनिंग लिए हुए लोग हैं, हालांकि वो प्रमोट नहीं करते फिर भी, लेकिन एक बात है कि अगर हम हिंसा करते हैं तो हिंसा के रास्ते नहीं कुछ कर पाएंगे। हमारे पास हथियार नहीं है, हमारे पास लोग नहीं है, बस मरते जाएंगे। क्या होगा, अंग्रेज़ों के पास एक बहाना हो जाएगा कि हाँ भाई ये लोग हिंसा कर रहे थे तो हम सेल्फ डिफेंस में भी और राज्य की सुरक्षा के लिए भी कर रहे थे, ऐसा हमारी मजबूरी है। खैर जो भी बात है, लेकिन चौरी चौरा मुद्दे को लेकर के इन्होंने वो कर दिया, आंदोलन को स्थगित कर दिया। हालांकि बहुत सारे नेता जो है इस समय इनके पक्ष में नहीं थे। पूरे देश में लोगों में एक तरह से कहें कि गांधी जी को लेकर के काफ़ी असंतुष्टि का भाव आ गया। अगर आप मूवी देखे हों ये वाला, तो उस समय भगत सिंह को भी दिखाया जाएगा, छोटे से उस समय थे और उन्होंने भी इसमें काफ़ी ज़्यादा उत्सुकता से भाग लिया था। बहुत सारे क्रांतिकारियों ने, आप ध्यान देंगे क्रांतिकारी वाला एक वीडियो आएगा कि इस दौरान क्रांतिकारी आंदोलन कम हो गए थे, लेकिन जब असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया तो जो लोग इधर आए थे कि चलो अहिंसा के रास्ते से चलते हैं, हमें आज़ादी मिल जाएगी, उनका भी मोह भंग हो गया। उन्हें लगा कि अब हथियार उठाना ही पड़ेगा। तो एक बार दूसरी लहर चलती है आगे। असहयोग आंदोलन वापस होने के बाद क्रांतिकारी संगठन बनते हैं। आप देखिए भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, फिर से ये लोग कैसे काम करते हैं, ये सारी बातें हुई थी। ठीक है, अब देखिए गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया कि यही व्यक्ति है, इसी ने जो है हिंसा भड़काई है, और 6 साल की सज़ा दे दी गई। 6 साल के लिए वो जेल में चले गए। यहाँ से क्वेश्चन हो सकता है कि बन जाए। अब देखिए कुछ बेसिक बातें हैं जो थोड़ा आप ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। जैसे आंदोलन क्यों विफल हो गया, एक क्वेश्चन बन सकता है, यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछती है, और मेंस में तो पक्का इस अगर बना तो ये एंगल आपको जोड़ना ही चाहिए। तो सरकार से बातचीत तो कोई कर नहीं रहा था, सीधे सरकारी ऑफिस छोड़ दो, स्कूल छोड़ दो, कॉलेज छोड़ दो, वकालत छोड़ दो। तो अगर बीच में बातचीत हम नहीं करेंगे तो हम जो चाहते हैं वो कैसे मिलेगा सरकार से, एक कारण ये था। बाकी इसके बाद आप देखिए आगे चल के खिलाफत और ये जो है असहयोग आंदोलन एक साथ चल रहे थे, लेकिन खिलाफत का मुद्दा आगे चल के अप्रासंगिक हो गया। यहाँ देखिए मैंने एक चीज़ यहाँ लिखी हुई है, नवंबर 1922 में तुर्की के लोग मुस्तफ़ा कमाल पाशा के अधीन उठ खड़े हुए और सुल्तान को राजनीतिक सत्ता से वंचित कर दिया।
तुर्की को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित कर दिया गया। तो जिस मुद्दे को लेकर के आंदोलन चल रहा था वह तो मुद्दा ही खत्म हो गया। अब जिस देश में ये घटना हो रही थी वहाँ के लोगों ने ही कहा कि ठीक है भाई, हम धर्मनिरपेक्ष रहेंगे और ये फला व्यक्ति अब हमारा लीडर रहेगा। तो भारत के मुसलमान बेचारे क्या करते? ठीक है, तो अपने आप में अप्रासंगिक हो गया। ठीक, इसके बाद देखिए वही बात यहाँ पे थोड़ी सी आगे लिखी है कि तुर्की में कानूनी प्रणाली की एक यूरोपीय शैली की स्थापना की गई तथा महिलाओं को व्यापक अधिकार दिए गए। शिक्षा का राष्ट्रीयकरण किया गया तथा आधुनिक कृषि और उद्योग का विकास हुआ। ये सारी चीज़ें थीं। और 1924 में खिलाफत आंदोलन को समाप्त कर दिया गया। ये भी समाप्त हो गया। ठीक, आगे देखिए और कौन कौन सी बातें थीं जिससे ये आंदोलन अप्रभावी रहा, असफल रहा। सक्रिय प्रतिक्रिया का अभाव था। मतलब कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास जैसी जगहों पर जो कुलीन राजनेताओं के केंद्र थे, गांधी द्वारा आह्वान किए जाने पर बहुत सीमित प्रतिक्रिया देखी गई। यही दिक्कत है हमारे यहाँ। जो हिस्ट्री में आप पढ़ेंगे, जो भी बड़े आंदोलन हुए हैं, आप अक्सर देखेंगे कि किसी न किसी तबके में कहीं न कहीं पे उस आंदोलन के समर्थन का अभाव दिखता है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, पॉलिटिकल रीजन हो सकते हैं, अवेयरनेस की बात हो सकती है, कई कारण थे। उसमें से अगर यहाँ देखें तो एक कारण दिख जाता है। अच्छा, बाकी सिंपल सी चीज़ें हैं। लोगों द्वारा सरकारी सेवा से त्यागपत्र और ये सारी चीज़ें किया गया, सरकार ने इसको गंभीरता से नहीं लिया। जो भी बातें हैं, हिंसा का प्रयोग किया गया जो कि सबसे की पॉइंट बन गया। गांधी जी ने वापस ही ले लिया आंदोलन। ठीक, चौरी चौरा वाली बात हमने देखा है। आंदोलन का प्रभाव क्या हुआ, ये मुख्य परीक्षा की बात है। हो सकता है कि प्री में भी थोड़ा सा घुमा के पूछा जाए। ध्यान रखेंगे थोड़ा सा कि आंदोलन का प्रसार काफ़ी अच्छा खासा रहा। उसके क्षेत्र काफ़ी व्यापक थे, काफ़ी ज़्यादा लोगों तक ये आंदोलन था। स्वराज और स्वदेशी संस्थाओं की स्थापना की गई। यह लाइन मैंने इसलिए लिखी है क्योंकि यहाँ से प्रीलिम्स में क्वेश्चन बने हैं। अब मैं फिर से कह रहा हूँ कि इसे ध्यान से समझिए। गुजरात विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, बंगाल राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, इनमें से किसी का भी नाम दिया जा सकता है और पूछा जा सकता है कि इनकी स्थापना क्या असहयोग आंदोलन के दौरान हुई थी। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए आप यहाँ ध्यान देंगे। ठीक, आगे चलते हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया और राष्ट्रीय मुस्लिम विश्वविद्यालय जैसे संस्थानों की स्थापना की गई, इसी दौरान की गई। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। अच्छा, इसने क्या किया, स्वराज, खादी के उपयोग के प्रति प्रेम और स्वदेशी बनने को जो है मजबूत विचार, क्या है जी स्वदेशी बनने की मजबूत विचार को जन्म दिया। ठीक है, यानी कि इस तरह की भावना आने लगी कि हमें जो देश की चीज़ें हैं उनको प्रमोट करना चाहिए। ठीक है, आगे क्या हुआ, भारतीयों के मध्य एकता स्थापित हुई थी। आपको पता ही है कि इस समय हिंदू और मुसलमान साथ खड़े हुए थे। ठीक है, आगे चलते हैं। खिलाफत का मुद्दा सीधे तौर पर भारतीय राजनीति से नहीं जुड़ा था, लेकिन इसने आंदोलन को तत्काल एक घोषित उद्देश्य प्रदान किया तथा जो ब्रिटेन के लोग थे उनके खिलाफ हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया। ये सारी बातें नॉर्मल सी बातें हैं। ठीक, अब देखिए आर्थिक मोर्चे पर क्या प्रभाव पड़ा कि विदेशों से आयात बहुत ज़्यादा कम हो गया, क्योंकि हमने क्या किया, देसी चीज़ों को अपनाना शुरू कर दिया। अच्छा, बाकी ये सब सिंपल सी बातें हैं। वहीं कुछ घटनाएं ऐसी हैं जहां से प्रीलिम्स में क्वेश्चंस बने हैं। अब हम पूरी कहानी समझ चुके हैं, क्यों हुआ, क्या हुआ, खिलाफत का मुद्दा क्या था, असहयोग का मुद्दा क्या था, कैसे वो सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई। अब इस दौरान कुछ घटनाएं हुई जहां से प्रश्न बनते हैं। मई 1920 में क्या हुआ था, तुर्की के साथ सेब्रेस की संधि हुई थी। ठीक है, और इस संधि के तहत तुर्की को पूरी तरह से खंडित कर दिया गया। क्वेश्चन सीधा सा पूछा जा सकता है कि संधि के तहत क्या नाम बताएंगे, यही है। वैसे भी जब हम वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे ना तब इसकी चर्चा होगी और इसको विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, एक और घटना है, आगे देखिए। यहाँ देखिए, जून 1920 में इलाहाबाद में आयोजित एक सर्वदलीय सम्मेलन में स्कूलों, कॉलेजों और कानून अदालतों के बहिष्कार के कार्यक्रम को मंजूरी दी गई तथा गांधी जी को इसका नेतृत्व करने के लिए कहा गया था। ध्यान दीजिएगा, गांधी जी इसमें नेतृत्व कर रहे थे। कब, 1920 की बात है, इलाहाबाद में आयोजन हुआ था। यहाँ से क्वेश्चन बने हैं। अच्छा, एक और घटना ध्यान दीजिएगा। 31 अगस्त 1920 में खिलाफत समिति ने असहयोग का अभियान शुरू किया तथा औपचारिक रूप से आंदोलन को शुरू किया गया था। कब की बात है ये, 1920 की बात है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ देखिए। सितंबर 1920 में क्या हुआ, कांग्रेस के कलकत्ता में आयोजित एक विशेष अधिवेशन में पंजाब तक असहयोग कार्यक्रम को विस्तारित करने के लिए मंजूरी दी गई
तथा खिलाफत की कमियों को दूर करके स्वराज की स्थापना की गई। ठीक है, आगे एक और बात, दिसंबर 1920 में, यहाँ देखिए उसी से जुड़ा हुआ है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सॉरी नागपुर अधिवेशन में, यहाँ से क्वेश्चन आए हैं, नागपुर अधिवेशन में असहयोग कार्यक्रम को अनुमोदित किया गया, उसका अनुमोदन किया गया। यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं, कुछ घटनाएं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं इस दौरान की। अच्छा, कुछ महत्वपूर्ण संगठनात्मक परिवर्तन हुए थे। अब कांग्रेस का नेतृत्व करने के लिए 15 सदस्यों की एक कांग्रेस कार्य समिति का गठन किया गया। इस पर प्रश्न बने हैं कि इसका गठन कब किया गया, किस दौरान किया गया। अब इसमें क्या हुआ कि ये समिति बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। आगे आप पढ़ेंगे, कई बार ऐसा देखा जाएगा कि इस समिति ने गांधी जी को अधिकार दे दिए कि आप आंदोलन चलाइए, इस समिति ने ये कह दिया, इस समिति ने वो प्रस्ताव ला के दे दिया। तो इसी दौरान संगठनात्मक परिवर्तन हुए और क्या हुआ कि कांग्रेस का नेतृत्व करने के लिए उसी के तहत 15 सदस्यों की एक कमेटी बना दी गई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बस इसमें इतना ही है, आगे क्रांतिकारी आंदोलन पढ़ेंगे। इस सारी PDF मैंने आपको पहले ही दे दी है। तो मुझे लगता है कि पूरी कहानी आपने अच्छे से समझ ली है। अब इससे UPSC में, चाहे स्टेट PCS एग्ज़ाम्स में, कहीं से भी कुछ भी पूछा जाएगा, आप आसानी से उसका उत्तर देंगे। ठीक है जी, तो अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, आगे मिलते हैं, नमस्कार।